नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को दिल्ली में एनडीए दलों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई पड़ी, साथ ही जाति गणना, सुशासन सहित कई दूसरे मुद्दों पर आगे का रोड मैप बना। न्यूज नाइट में दिखाएंगे इस पर पूरी खबर और करेंगे इस पर विशेष चर्चा भी। साथ ही इकोनॉमी के मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक गुड न्यूज भी आपको दिखाएंगे, जिसमें भारत ने जापान को पीछे छोड़कर, जी हां, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ऐतिहासिक मकाम हासिल कर लिया है। क्या है ये पूरी खबर और भारत के लिए इसके क्या कुछ है मायने, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक में जाति जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पास। कई मुद्दों पर बना रोड मैप। पीएम ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का दिया मंत्र। विदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जारी। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाली टीम 6 देशों की यात्रा पर रवाना। सलमान खुर्शीद ने दक्षिण कोरिया में तो सुप्रिया सुले ने दोहा में तमाम मंत्रियों और सांसदों से मिलकर पाक को किया बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने की मन की बात। कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर। हमारी सेनाओं के पराक्रम से हर हिंदुस्तानी का सिर हुआ ऊंचा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बेटे तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से निकाला। भाई तेजस्वी भी पिता के फैसले के साथ। भाजपा ने ली चुटकी। कहा, लालू प्रसाद के घर और पार्टी में होता रहता है नाटक। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बार फिर दुनिया में बजने लगा भारत का डंका। विशेषज्ञों, नेताओं ने कहा, भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत शासन का परिणाम। और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने रविवार को एक अहम बैठक की। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना और सुशासन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे आगामी आयोजनों पर भी मंथन किया गया। सुशासन के मुद्दे पर दिल्ली में हुई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में जुटने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री परिषद के समापन संबोधन में पीएम मोदी ने एनडीए शासित राज्यों से टीम इंडिया के तौर पर पूरे समन्वय के साथ काम करने को कहा। परिषद की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी के नेतृत्व और देश की सेना की सराहना की गई। इस बैठक में हमारे 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ये उपस्थित रहे। इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर, हमारी आर्मी है जिसने अपना पराक्रम दिखाया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। सीएम परिषद की बैठक में जाति जनगणना कराने के मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की तरफ से प्रस्तुतिकरण भी बैठक में दिए गए। बैठक में फैसला किया गया कि 25-26 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी पर देश भर में लोकतंत्र हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25-26 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं।
तो वह भी एनडीए उसको भी जनता को उजागर करेगा कि किन लोगों ने प्रजातंत्र को का गला घोटने का, डेमोक्रेसी को क्रश करने का, डेमोक्रेसी को थ्रॉटल करने का कुत्सित प्रयास किया। इसको भी हम जनता तक बताएंगे। इसके साथ ही परिषद की बैठक में 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्यों को नए कार्यक्रम को करने, 9 जून को मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरा होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार किया गया। इस बात का भी फैसला किया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोदी सरकार के सत्ता में आने के पहले अमूमन केंद्र और राज्य के बीच टकराव देखने को मिलता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई तरह के काम आगे बढ़ाए गए। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक उसी कड़ी का एक हिस्सा है। कैमरामैन विश्वबंधु और अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई और हमारा जो आज का चर्चा का विषय है वो भी इसी पर आधारित है। विशेष क्या है आपके टीवी स्क्रीन पर? विशेष हमारा आज का पीएम मोदी का विकसित भारत के लक्ष्य का आह्वान। जी हाँ, जब प्रधानमंत्री इसकी बैठक की चेयर कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की, तो उसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि एक टीम इंडिया की भावना के तहत आप काम कीजिए और विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसको लेकर भी बातचीत हुई और भी तमाम बातें हुई। हम आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी हैं, जो कि संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रफुल्ल सर इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जैसा कि सर हमने कहा कि एनडीए की मीटिंग और तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इसमें आए, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री का जो एक मजबूत नेतृत्व है उसको लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इसमें यह भी कहा कि आप सभी लोग एक टीम इंडिया की तरह काम करें, क्योंकि हमें किसी भी हाल में 2047 तक भारत को विकसित भारत के तौर पर विकसित होते हुए देखना है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। आपकी प्रतिक्रिया जब प्रधानमंत्री ने ये कहा और तमाम लोगों ने इस बात की प्रशंसा की कि आपके मजबूत नेतृत्व में ही ऑपरेशन सिंदूर को हमने मकाम तक पहुंचाने का काम किया? असीम जी, मुझे लगता है कि एक अच्छी परंपरा हमने इससे पहले भी देखा जब नीति आयोग की बैठक होती है, क्योंकि नीति आयोग अपने आप में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट आने के बाद एक अभिनव प्रयोग था, जहां पे राज्यों के सुझाव लेकर नीतिगत विषय में राष्ट्रीय नीति बनने की प्रक्रिया, जो टॉप डाउन अप्रोच था प्लानिंग कमीशन का, उससे हटकर थोड़ा सा अलग तरीके से एक गवर्नमेंट की थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग ने काम करना शुरू किया। और उस नीति आयोग की बैठकों की पैरेलल खास करके सारे ही चीफ मिनिस्टर्स, मुझे याद है वो पुणे वाली बैठक जब प्रधानमंत्री सारे चीफ मिनिस्टर्स को एक ओपन स्पेस में पेड़ के नीचे कुर्सी डालकर बात कर रहे थे। मुझे लगता है वो भारत के सारे फेडरल स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और अब आज की बैठक का यदि हम देखें तो एनडीए के सारे चीफ मिनिस्टर्स, हमने पीछे भी ये देखा, बीजेपी शासित सरकारें हो या एनडीए के चीफ मिनिस्टर्स हो, जहां जहां पे संभव हो प्रधानमंत्री उनको एकत्रित बुलाकर ये कॉमन इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं। आज का इसमें विशेष था असीम, क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन एक प्रस्ताव वहां पे रखा गया और वो भी शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे द्वारा रखा गया ऑपरेशन सिंदूर पर, और जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का आत्मविश्वास आपके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के कारण बढ़ा है और वो आर्म फोर्सेस के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है मैसेज था। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर एक दृढ़ विश्वास, जिस तरीके से एनडीए के सारे राजनीतिक संदर्भ में भी इसके बहुत बड़े मायने असीम जी मैं देखता हूँ, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद जो लोग हमारे यहाँ पे जैसे कहते हैं कि गणेश जी को पानी में डालकर बैठे हुए थे कि शायद कुछ इसमें अनबन हो जाए,
तो ये तो एनडीए 3 या मोदी 3.0 तो ज्यादा मजबूती से उल्टा काम करते और हुए प्रफुल्ल जी, दिखता है। ये भी अपने आप में काफी देखना बहुत ही संतोषप्रद है कि जब राजनीतिक पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर, और ठीक है एक डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें अच्छी भी होती हैं कि जब आपके राय अलग अलग हों, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भारत जैसे विविधताओं भरे देश में एक पेज पर हों, एक सहमति से, और सब उसकी घोर निंदा कर रहे हैं, और वो डेलीगेशन बाहर भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एनडीए और एनडीए के बाहर माने तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं और पक्ष की पार्टियां हैं, सभी इस मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ हैं। नहीं, कुल मिलाकर मतलब केवल विपक्षी पार्टियां नहीं, पूरा देश ही हम देखते हैं। सारे प्रदेशों में सारे जाति बिरादरी के उपासना पद्धतियों को लोग आतंकवाद और पाकिस्तान ये आतंकवाद स्पॉन्सर करने वाला देश, और इसलिए उसको उसके साथ कड़ी और सख्त नीति, इस मामले पर देश में एक तरीके से कंसेंसस सबका बनते हुए दिखता है। मतलब रशिया में कनिमोजी डीएमके की नेता होकर वो वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, या शशि थरूर यूएस में न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी जो इस सरकार के बहुत बड़े क्रिटिक माने जाते हैं और एक तरह से मुस्लिम हितों की आवाज के रूप में भारत की राजनीति में हमेशा जिनकी चर्चा होती है, वो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और वो कुरान के गलत इंटरप्रिटेशन के कारण पाकिस्तान आईसिस का एक तरीके से एक चेहरा कैसे बन चुका है, इसके बारे में बात रखना, ये भारत के अलग होने की, इन सारे विविधताओं के बावजूद भारत में जो एकता का दृढ़ सूत्र बना हुआ है, उसका एक परिचायक के रूप में मैं इसको देखता हूं। दूसरी अहम बात इसमें यह आई कि इसके अलावा जातिगत जनगणना को लेकर, और सब ने एक सुर में कहा कि ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इसको जल्दी से जल्दी करने की ज़रूरत है। क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में जब इसकी जातिगत जनगणना की जाएगी, भारत का समाज, भारत की डेमोक्रेसी, भारत का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इस जातिगत जनगणना के क्या कुछ मायने निकल कर सामने आएंगे? देखिए, ऐसा है असीम जी, मैं तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से इसलिए देखता हूँ। 1931 में ब्रिटिशों ने जो अंतिम जो एक्चुअली इन्यूमरेशन जिसको कहते हैं वो जाति के आधार पर किया था जी। इसका एक्स्ट्रापोलेशन मंडल आयोग ने किया था। टोटल कितनी जातियां है और किसकी कितने जनसंख्या है। लेकिन अब जब गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, पॉलिसी मैटर्स में, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार को नीति बनाते हुए समाज के कंपोजिशन का एक जानकारी अपने पास रहना, और सारी वेलफेयर स्कीम्स में उनको ध्यान में रखते हुए एक गुड गवर्नेंस के पार्टिसिपेटरी इंक्लूसिव पॉलिसीज के लिए, सर्वसमावेशक नीतियों के लिए समाज के इस कंपोजिशन का एक पता होना, मैं इस रूप में इस सारी इन्यूमरेशन की एक्सरसाइज को देखता हूं। बहुत सारे राज्यों में इससे पहले जो सर्वे के नाम पर प्रयास हुए, वो कास्ट सेंसस तो नहीं था, कास्ट सर्वे थे, लेकिन हमने देखा उसमें क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ या कर्नाटक में क्या हुआ, तो कहीं पे भी वहां पे उसको लेकर कंसेंसस नहीं बना, बल्कि जिन पार्टियों ने या जिन सरकारों ने ये सारा एक्सरसाइज किया, उसके अंदर से ही इसको विरोध की आवाजें सुनाई दी। बिहार में भी ये एक सर्वे ही था, ये एक तरह से सेंसस नहीं था, ये सर्वे था जो आप कह रहे हैं। सर्वे था। तो ये सर्वेक्षण होना और उसके आधार पर आंकड़े आना, और दूसरा जो होता है, जो सेंसस में अपेक्षित होता है कि व्यक्ति ने जो लिखवाया वो सेंसस कलेक्ट करने वाला, डेटा कलेक्ट करने वाला रिप्रेजेंटेटिव लिख कर लेता है, और उसके आधार पर तो अभी हम कहने के लिए तो बहुत सारे राजनीतिक बयानबाजी इसमें होती है, लेकिन 4,500 1931 में जातियों की कुल गणना ब्रिटिशों ने की थी। मंडल आयोग ने 40,000 के आसपास वो आंकड़ा लेकर गए थे। अब वो कितना जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें मेरा ये मानना है कि कम से कम नीति बनाते हुए सरकार के सामने ये स्पष्टता होना, इसमें कोई गलत नहीं है। विषय यह है कि क्या इस पर
केवल राजनीति होनी चाहिए क्या? तो आज की बैठक में ये स्पष्ट हो गया कि गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के रूप में ये कास्ट इन्यूमरेशन सरकार देख रही है, और सारे जो एनडीए शासित राज्य जो है वो उसी आधार पर अपनी नीतिगत विकास की योजनाओं का संरचना करते हुए समाज के विविध घटकों का अपने सामने एक चित्र स्पष्ट रहे, इस रूप में इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक शुभ संकेत है। ठीक है, एक और मुद्दा, चूंकि बहुत सारे अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा निकलकर सामने ये आया प्रफुल्ल सर कि जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से आपातकाल लगाया गया था, अब इस सरकार ने कहा है कि उसको लोकतंत्र हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया कांग्रेस की तरफ से 1975 में। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आजकल और पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत बार देखा सीम के संविधान बचाओ को लेकर, फिर अलग अलग तरीके से लोकतंत्र के रक्षा को लेकर बहुत लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं, आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, राजनीतिक बयानबाजी होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 75 वर्ष में जब से संविधान लागू हुआ, तब से यदि सही मायने में कभी भारत के संविधान की और भारत के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ तो वो आपातकाल में हुआ, और वो इस तरीके से हुआ कि सारे मीडिया की आवाज दबाई गई। मैं जिसका संपादन करता हूँ, ऑर्गेनाइजर उस पत्रिका के आर मलकानी जी सबसे पहले मीडिया के एडिटर के रूप में जेल में गए थे। बहुत सारे अपोजिशन लीडर आइदर अंडरग्राउंड जाना पड़ा या जेल में रहे। 14 महीने से लेकर 21 महीने तक लोगों को जेल में रहना पड़ा, अनसर्टेनिटी थी। और ये सब नहीं हुआ केवल, तो संविधान में जिस तरह से 42वां संविधान संशोधन किया गया, जब अपोजिशन पार्लियामेंट में नहीं है, कोई चर्चा करने के लिए नहीं है, तब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ऐसे ऐसे प्रावधान उसमें डाले गए कि आज जो संविधान के रक्षक होने के ऊपर बात करते हैं, वो आपातकाल पर चर्चा भी करने को तैयार नहीं है। मैं केवल किसी राजनीतिक दल को कटघरे में खड़ा करने की बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में एक इमरजेंसी को, इस आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखना, ये हमारे सामूहिक दायित्व है। जैसे पार्टी को भारत का विभाजन होना, ये एक तरीके से बहुत बड़ी विभीषिका थी, ये भारत के लिए विभीषिका थी। ये भारत को एक देश का विभाजन होना, ये यदि भारत कोई भी समाज यदि भूल जाता है कि हमारा विभाजन हुआ और क्यों हुआ, किस आधार पर हुआ, तो हम कभी भी उससे कुछ सीख नहीं सकते। वैसे ही लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई, उसके कारण कौन कौन सी सिविल लिबर्टीज, और आज के युवाओं को भी इस बात की जानकारी देना बहुत जरूरी है कि जो पार्टी एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेके चल रही है, वही पार्टी, उसी पार्टी ने उसी कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोंटने का काम किया। ये भी आज के युवाओं को पता होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। सरकार ने ये कहा है कि हम इसको लोकतंत्र हत्या दिवस के तौर पर लोगों के पास जाएंगे और बताएंगे। प्रफुल्ल जी। बिल्कुल, देखिए, फंडामेंटल राइट्स सही मायने में पूरी तरीके से कर्ब होना क्या होता है, किसी की आवाज दबाना, विरोधी दलों की आवाज दबाना क्या होता है, मीडिया का सप्रेशन क्या होता है। आज तो ऐसी स्थिति है ना कि हर कोई खड़ा हो जाता है, मंच से ये जो सरकार को बोलना होता है वो बोलता है, प्रश्न भी खड़े करता है, आवाज प्रधानमंत्री को अपशब्दों का प्रयोग भी करता है, और फिर नीचे आकर मीडिया जब सामने माइक करती है तो कहती है कि हमारी आवाज दबाई जा रही है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमको बार बार दिखाई देता है। लेकिन सही में जब इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हुए थे, इवन राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छोड़ दीजिए, राइट टू लाइफ नहीं बची थी। ऐसे में स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी, पॉलिटिकल डिसेंट मना था, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के नाम पर किसी को भी घर से उठाकर जेल में डालने के प्रावधान थे। मीसा एक्ट सर, मीसा क्या था। और हैरानी की बात है कि उस समय जिन सब लोग इस लड़ाई में से नेतृत्व के रूप में निकले, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, ये सब लोग आज कांग्रेस के साथ भले ही
राजनीतिक तौर पर दिख रहे हो, लेकिन इनका नेतृत्व एक तरीके से एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ जिसमें से जनता पार्टी निकली, वो एक बड़ा नेतृत्व था। दूसरी तरफ लोहिया जी के मार्गदर्शन में जो सारे नेता थे वो समाजवादी, इसीलिए तो इनका एक बड़ा योगदान इसमें था। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बातें आज की युवा पीढ़ी को, आज के जनरेशन को जानना बहुत जरूरी है, और इसलिए भी इस पर चर्चा हुई है। एनडीए की जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, इसमें इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल से हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय इतना ही आपसे बात करने के लिए। तो इस चर्चा में बस इतना ही, बढ़ेंगे हम आगे, और जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे दुनिया में किस तरह से एक बार फिर से बजा है भारत का डंका। किस मुद्दे पर यह बजा है डंका, ये क्या है पूरी कहानी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एनडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला एनडीएच मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। भारत ने जापान को, जी हां, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ऐतिहासिक मकाम हासिल कर लिया है। नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सुब्रमण्यम ने कहा कि अब अगले 3 सालों में जर्मनी को हटाकर तीसरे स्थान पर भारत पहुंच जाएगा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत का डंका एक बार फिर से पूरी दुनिया में बजने लगा है। भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। इस बात की जानकारी नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने दी।
सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद ये बातें कही। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस दूरदर्शिता के साथ देश में पिछले 11 वर्षों से विकास कार्य हुए हैं, ये उसी का नतीजा है। The country is at a take-off stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. The Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision documents at their level. And this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. जिस दूरअंदेशी के साथ पिछले 10-11 वर्षों से एक योजनाबद्ध तरीके के साथ भारत एक विकास यात्रा पर निकला है, ये उसी का परिणाम। देखते ही देखते हम टॉप 5 में आए, अब 4 में, और धीरे धीरे उस अव्वल दर्जे में जिसका नाम 2047 का भारत होगा, जिसे हम विकसित भारत भी कहते हैं। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही इकोनॉमी के मामले में भारत से आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 में कहा था कि 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 4,187.017 अरब डॉलर हो जाएगी। वहीं जापान की जीडीपी का आकार 4,186.431 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। आईएमएफ के मुताबिक 2025 में अमेरिका 30,507.217 अरब डॉलर के आकार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं चीन 19,231.705 अरब डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। 2-2.5 सालों में हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे और आने वाले समय में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इस उपलब्धि के पीछे जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है जनसांख्यिकीय लाभांश। जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि युवाओं का जो कंट्रीब्यूशन होता है अर्थव्यवस्था में, उसको देखा जाता है और उसमें भारत निरंतर ही बहुत अच्छा कर रहा है। और आने वाले समय बताया जा रहा है कि इसका जो योगदान प्राथमिक क्षेत्र हो या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो या सर्विस क्षेत्र हो, उसमें हमेशा से ही अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक दृष्टिकोण से मजबूती से आगे बढ़ रही है और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है। भारत की ये उपलब्धि न केवल वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को सुदृढ़ करती है, बल्कि विदेशी निवेश और आर्थिक स्थिरता के लिए भी सकारात्मक संकेत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अब भारत बन गया है। ये अब बातें निकलकर सामने आ गई हैं कि वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर कोई देश है तो वो भारत है और हमने जापान को पीछे छोड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। और इसलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, मोटे अक्षरों में हमने क्या लिखा है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन गया है। और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था आखिर कैसे बना भारत, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि कैसे भारत चौथे पायदान पर पहुंचा है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिससे कि शॉर्ट फॉर्म में हमने आईएमएफ लिखा है, आईएमएफ की बीते महीने अप्रैल 2025 की एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ की है, ये भारत की नहीं है, आईएमएफ की रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि जापान को पीछे छोड़कर अब भारत जो है वो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। ये आईएमएफ की जो बीते महीने अप्रैल 2025 की रिपोर्ट आई है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 4.187 ट्रिलियन डॉलर की है। 4.187 ट्रिलियन डॉलर की भारत की नॉमिनल जीडीपी जो है वो इस वक्त की है। वहीं क्योंकि जापान से हम आगे आए हैं तो जापान की कितनी है, जापान के अनुमानित जीडीपी जो है वो 4.186 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि हमसे वो पीछे अब चला गया है। भारत उससे अब आगे निकल चुका है, इसलिए भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई है। और इसमें कारण क्या, कुछ फैक्टर्स रहे, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जो मजबूत डोमेस्टिक जो डिमांड्स हैं हमारी आपकी तरफ से, जो हम उपभोग करते हैं वस्तुएं, तो मजबूत घरेलू मांग, ये सबसे बड़ा कारण। अनुकूल जनसांख्यिकीय रुझान, ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और गवर्नमेंट की तरफ से जो नीतिगत सुधार किए गए बीते वर्षों में, ये तमाम फैक्टर्स भारत को चौथी इकोनॉमी बनाने के लिए उसको सपोर्ट करने का काम किया। भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। ये भी इस बात का जिक्र आईएमएफ की उस रिपोर्ट में किया गया कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 6 से 7% की जो ग्रोथ रेट है उससे लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और वहीं जापान की अर्थव्यवस्था को
ग्लोबल ट्रेड टेंशन जो इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे विश्व में, ट्रेड टेंशन, टैरिफ वॉर, ये और पॉलिसी चेंज के कारण काफी नुकसान हुआ। वहां की सरकार जो फैसले ली, उन फैसलों ने वहां की इकोनॉमी को, वहां के मार्केट को सपोर्ट नहीं किया, और साथ ही साथ जो ग्लोबल एक टेंशन चल रहा है टैरिफ वॉर को लेकर, इन दोनों वजहों से जापान को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन अमेरिका, चीन और जर्मनी अभी हमसे आगे हैं। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से फिलहाल आगे हैं। हम अब जापान को पीछे छोड़कर चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं। अब हमारा जो अगला सवाल है आपके लिए कि ये जो चौथी इकोनॉमी बनी, उसका ग्लोबल सिनेरियो पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, पूरे वैश्विक फलक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैश्विक प्रभाव में भारत की बढ़ोतरी होगी। जो वैश्विक वर्ल्ड जो एक ऑर्डर है, उसमें अब भारत का जो दम है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। G20 और IMF में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये एक मल्टीलैटरल फोरम्स हैं G20 और IMF, इसमें भी भारत का दबदबा काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि अब ये फोर्थ इकॉनमी बन चुका है। जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें काफ़ी वृद्धि देखी जाएगी। जो निवेशक हैं वो आएंगे और भारत में काफ़ी मात्रा में निवेश करेंगे। ये कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ जो इंडो पैसिफिक है, भारत प्रशांत, उसमें भी स्थिरता को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। अगर आपकी इकॉनमी काफ़ी मजबूत है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बाकी जगहों पर भी पड़ता है। तो उसमें ये कुछ अहम वजह हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में हम और भी आगे बढ़ेंगे। जो दूसरे नेता हैं, उन नेताओं की कतार में भी भारत खड़ा हो पाएगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में काफ़ी हम आगे बढ़ जाएंगे। 2028 तक कहा गया है कि जर्मनी को पछाड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे। अब ये देखिए, हमने जापान को तो पीछे किया ही, 2028 तक ये भी कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि जर्मनी को पछाड़कर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ये भी कहा गया है। अब है कि क्या भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन पाएगा। तो IMF के मुताबिक 2028 तक भारत बन सकता है तीसरी बड़ी इकोनॉमी, ये IMF ने कह दिया है। जर्मनी $4.9 ट्रिलियन GDP को छोड़ सकता है पीछे। जर्मनी की जो अभी है वो $4.9 ट्रिलियन है, और भारत की GDP 2027 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो आप समझिए कि जर्मनी को भी हम अब पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। 2028 तक $5.58 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है भारत की नज़र से। तो हम कहीं ना कहीं जर्मनी से काफ़ी आगे चले जाएंगे। लेकिन जो तीन सबसे बड़े इकॉनमी हैं, अमेरिका 30.57 देखिए, चीन 19.231 ट्रिलियन ही भारत से फिर आगे रह पाएगा। तो हमसे फिर दो इकॉनमी जो हैं, अमेरिका और चीन, वो ही आगे रह पाएंगे। हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। अब इस बढ़ोतरी का आम लोगों पर, हमारे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी सवाल है। तो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोजगार के जो मौके हैं वो सृजित होंगे। इसके अलावा तकनीक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी काफ़ी अवसर मिलेंगे, अवसर बढ़ेंगे। और साथ ही साथ बढ़ती GDP और निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में काफ़ी सुधार होगा देश में। तो ये कुछ अहम चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग, जो डिमांड है, वो भी काफ़ी बढ़ने का काम किया जाएगा। तो ये आम लोगों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और लगातार हम बता रहे हैं किस तरह से हम इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आर्थिक पत्रकार हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी। शिशिर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और जैसे कि हमने विस्तार से बताया कि क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह से हम अभी फोर्थ में हैं, फिर थर्ड पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आज हम फोर्थ की ही बात करें तो ये जो एक बदलाव आया नीतिगत फैसलों की वजह से और ग्लोबल जो हमारा जो डिमांड्स है उसकी वजह से, भारत अब फोर्थ पोजीशन पे आ गया है जापान को पीछे छोड़कर। कितनी बड़ी अचीवमेंट इसे आप मानते हैं भारत के दृष्टिकोण से? आपने जितना कुछ कह दिया उसके बाद बताने को मेरे पास बहुत कुछ है नहीं। फिर भी सर, आप विशेषज्ञ हैं। दो बातें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक है जिसको हम लोग कहते हैं रोस्टो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। चूंकि अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूं जी, कुछ ऐसी चीजें बात करना यहाँ पर जरूरी है जो आगे की दिशा के बारे में बताएगा। और रोस्टो की जो थ्योरी है उसमें 5 स्टेज बताए गए हैं। जैसा कि कल का जो आपने सुब्रमण्यम साहब का जो आपने कमेंट सुनाया था, उसमें उन्होंने कहा कि हम टेक ऑफ स्टेज पे आ गए हैं। रोस्टो की थ्योरी में पहला स्टेज जो है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, दूसरा है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ है, तीसरा है टेक ऑफ की कंडीशन है, फिर इसके बाद जो है वो है आपकी ड्राइव टू मैच्योरिटी, और उसके बाद एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। मैं आपको ये थ्योरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब अगला लक्ष्य हमारा $5 ट्रिलियन का है, जो कि 2027 का हमने लक्ष्य रखा है, 2027-2028 का। अब वहां पर जो आपका ये जो मैच्योरिटी वाला जो है और एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन है, वो वहां पर अमल में आएगा। और वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए इसमें मदद कर सकती हैं।
जैसा कि देखिए हम लोग बार बार कहते हैं 3D, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोक्रेसी है, एक डिमांड है, उसके साथ दो और डी जोड़ लीजिए। एक है आपका डाइवर्सिफाइड मार्केट है और पांचवा जो है वो डिजिटल पेमेंट है। तो ये 5D मिल करके हम ये जो टेक ऑफ की स्टेज पे आए हैं वहां से मैच्योरिटी पर पहुंचने में हमारी काफी मदद करेंगे और फिर हम एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन जो कि विकास की उच्च स्थिति को दर्शाता है। तो जो 2027 या 2030 या 2033 और 2047 का जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को पूरा करने में ये मदद करेगा। माफी चाहेंगे क्योंकि अर्थशास्त्र की कुछ एक थ्योरी का हमने जिक्र कर दिया। नहीं, बहुत लेकिन बढ़िया मुझे कि लगा हमारे कि दर्शक समझ पाएंगे इन बातों लोगों को। की जानकारी के लिए बताना जरूरी था। लेकिन जिस देश को सर हमने पीछे छोड़ा है, हमने जापान को पीछे छोड़कर इस अचीवमेंट को हासिल किया है, तो ऐसे में जापान की बात थोड़ी सी करनी ज़रूरी है। हमने कहा कि जो ट्रेड वॉर है, जो ट्रेड टेंशन है, वो एक फैक्टर रहा, और दूसरा जो उनकी घरेलू नीतिगत जो फैसले थे, ये कहीं ना कहीं दो फैक्टर्स उनको अफेक्ट किया। भारत को भी इन बातों को काफ़ी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ट्रेड वॉर कहीं ना कहीं भारत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन हमारी नीतियां, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ काफ़ी मजबूत हैं। ऐसे में भारत किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है? हाल के दिनों में एक मूडीज की रिपोर्ट आई और मूडीज की रिपोर्ट ने कहा कि जो टैरिफ का टेंशन है वो हमारे ऊपर थोड़ा कम असर डालेगा। क्यों? उसकी वजह क्या बताई उन्होंने कहा हमारी जो डोमेस्टिक यानी कि जो घरेलू नीतियां हैं, घरेलू बाजार और घरेलू मांग, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे विकास की दिशा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जापान का आपने जिक्र किया कि निश्चित तौर पर कई परिस्थितियां उनके विपरीत रही हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जापान के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है, एडवांटेज क्या है कि वो तकनीक के मामले में दुनिया के कई देशों से काफी आगे हैं। तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि उस तकनीक के बीच में हम उनसे कैसे मुकाबला करें, क्योंकि हमारे और उनके बीच का अंतर 0.1 का है, 4.176 और 4.186 है। तो ये जो 0.1 का अंतर है, 0.001 का अंतर है, इसको पाटने में समय नहीं लग सकता। लेकिन जो हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, जो मैंने कहा कि हमारी जो घरेलू नीतियां हैं वो हमारे लिए काफी मददगार साबित होती, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, और ये हमारे लिए इस रफ्तार को बढ़ाने में, जहां पर जर्मनी की बात है जो 4.9 के लगभग में है, उसको बीट करने में हमें काफी मदद करेगा। एक्सपोर्ट, चूंकि देखिए कल भी नीति आयोग की मीटिंग हुई और उसमें इस बात पे जोर दिया गया पीएम की तरफ से कि तमाम जो स्टेट्स हैं वो एक्सपोर्ट पे ध्यान दें। इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए अब समय आ गया कि स्टेट्स भी इसमें अपना रोल प्ले करें। ऐसे में हम 4th हैं, 3rd पे जाना चाह रहे हैं, स्टेट्स का रोल, एक्सपोर्ट का रोल भारत की तरफ से कैसे आप देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम विकास की जब बात करते हैं ना, तो विकास कोई भारत की विकास नहीं है, बल्कि भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों, इनका संयोग है। तो वो उसमें से हर प्रदेश को आगे बढ़ना जरूरी है। अगर हम ये कहते हैं कि एक क्षेत्र में 3 राज्य या 4 राज्य आगे बढ़ गए और उससे विकास की गाड़ी आगे बढ़ गई, ये सही नहीं होगा। 28 राज्यों में एक समावेशी विकास की अवधारणा हो, और वो तभी संभव होगा जब राज्यों के बीच विकास को लेकर के प्रतिस्पर्धा हो। एक अच्छी बात जो हमने हाल के दिनों में देखी है कि निवेश जुटाने से लेकर के और विकास की रफ्तार बढ़ाने को लेकर के राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। ये राज्यों के लिए भी एक बेहतर है, और बाकी जो पीछे हैं उनको आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब इस तरह के फेडरल स्ट्रक्चर में, जब इस तरीके की एक टीम इंडिया के कंसेप्ट में राज्यों को ये आग्रह किया जाता है कि आप अपने स्तर पर भी सोचे कि विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए कैसे करना है, तो उस राज्य के लिए भी फायदेमंद है। ये ना सोचे कि देश की हम लोग बात कर रहे हैं, उस राज्य से ही तो विकास की गाड़ी देश तक पहुंचेगी। तो अगर राज्य आगे बढ़ रहा तो उसका फायदा तो निश्चित तौर पर पहले राज्य को मिलेगा, फिर पूरे देश को मिलेगा। ठीक है, लेकिन सर एक आखिर में सवाल कि ये जो ग्रोथ रेट है, ये जो एक हमने अभी 4th पोजीशन हासिल किया है, ये सस्टेन रहे, बहुत दिनों तक रहे, और फिर हम 3rd पोजीशन पर जाएं, 2nd पे जाएं, ये जो सस्टेनेबिलिटी फैक्टर है उसको हम कैसे रिटेन करके रख सकते हैं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम नए बाजार की तलाश करें, क्योंकि अभी हमारे लिए एक बड़ी समस्या क्या हो रही है कि हम जब निर्यात को देख रहे हैं वहां पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहते हैं तो नए बाजार में आपको ज्यादा से ज्यादा पैठ बनानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो सामान आप तैयार करें उसकी लागत कम हो। नंबर 3, उस सामान की लागत को कम करने में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो। नंबर 4, जो बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ आने को तैयार हों, उनके लिए हम और कैसे बेहतर माहौल तैयार कर सके। और नंबर 5 और सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्यों के बीच में
देसी विदेशी निवेश को लुभाने के लिए एक सिंगल विंडो की व्यवस्था हो। तो ये पंचसूत्री कार्यक्रम लेकर के अगर हम चलें तो हमें लगता है कि ये जो तीसरे दूसरे ये जो पायदान की बात है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ पाते हैं और सस्टेन कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेष्ठ से हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही आसान शब्दों में हमारे इन बातों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे भारत की तरफ से जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है वो लगातार जारी है। क्या है ये पूरी कहानी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने और वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत का कई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है और इसी कड़ी में बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का 7वां समूह रविवार को 6 देशों की यात्रा पर रवाना हुआ। आतंकवाद पर कूटनीतिक जंग, खुल रही है पाकिस्तान की पोल, भारत का स्पष्ट संदेश, आतंकवाद के खिलाफ एक है देश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के उद्देश्य से भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का 7वां समूह भी 6 देशों की यात्रा पर रवाना हो गया। प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क के दौरे पर है। पूरा भारत जा रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है और वही भाषा हम लोग बोलने जा रहे हैं। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कतर की शूरा काउंसिल की उपाध्यक्ष डॉक्टर हमदा बिन्त हसन अल सुलैती और शूरा काउंसिल के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इससे पहले कतर में भारतीय राजदूत के साथ उनकी बैठक हुई। साथ ही भारतीय दूतावास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुदाविया पैलेस में बहरीन के उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने शूरा परिषद के अध्यक्ष अली बिन सालेह अस सालेह से भी मुलाकात की।
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मनामा में प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने और कट्टरपंथ से निपटने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने प्रतिनिधि परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष अब्दुल नबी सलमान से भी मुलाकात की। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया के सियोल में ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय पक्ष को रखा। प्रतिनिधिमंडल ने यहां प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत भी की। इंडिया में लोगों ने मन बना लिया, एवरीवन, कि अब अगर किसी तरह का घटना होगा तो सिर्फ टेररिस्ट को नहीं, ऑल दोज हु सपोर्ट नर्चर टेररिज्म, जो उसको फंड करता है, वो उसको भी जाकर के हिट करेंगे। If they hadn't attacked us back, we would have stopped there. But they did attack us back. And when they attacked us back, what did we do? We neutralized the platforms they were using to attack us. So we neutralized their air bases which they were using to attack us. वहीं रूस में सफल बैठक के बाद डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को स्लोवेनिया पहुंचा, जहां ये अगले 2 दिनों तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और पाकिस्तान में आतंकी शिविरों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के विषय में विस्तार से चर्चा करेगा। We will not stop till we ensure that there is no more terrorism, and India is not just speaking for ourselves. We are talking for the globe. We're talking about all the countries being safe, because when terrorism is rampant, no country in this world is safe. वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल रविवार से गुयाना के दौरे पर है। इससे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के अपने दौरे में न्यूयॉर्क शहर पहुंचकर 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच श्रीकांत शिंदे की अध्यक्षता में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कांगो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के सिद्धांतों का सम्मान और स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों को लेकर उसके दोहरे चरित्र को बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को मजबूती के साथ रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और यहाँ रुके एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर, संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर। एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो
मन की बात के जरिए लोगों से आज बातचीत की। इस कार्यक्रम का 122वां एपिसोड प्रसारित हुआ और इस दौरान पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के पराक्रम पर बात की। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक ने संकल्प लिया है कि आतंकवाद को खत्म करना ही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, ये बदलते भारत की तस्वीर है। और क्या कुछ बातें पीएम मोदी ने कही, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ मन की बात की। अपने संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेनाओं के पराक्रम का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भाव से भर दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। इतना ही नहीं, पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। प्रधानमंत्री ने माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में बात करते हुए कहा कि माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे माओवाद हिंसा प्रभावित गांव का जिक्र किया जहां पहली बार बस पहुंची है। जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। प्रधानमंत्री ने शेरों को लेकर उत्साहित करने वाली खबर बताई। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में गुजरात के गिर में शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई है। वहीं पीएम ने कहा कि उत्तर पूर्व में अपार सामर्थ्य और प्रतिभा है। उन्होंने सिक्किम के क्राफ्टेड फाइबर्स का जिक्र करते हुए कहा कि ये परंपरा, बुनाई की कला और फैशन का समन्वय है। मुझे एक दिलचस्प कहानी पता चली है क्राफ्टेड फाइबर्स की। क्राफ्टेड फाइबर्स ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के हल्द्वानी के कलाकार जीवन जोशी को जीती जागती प्रेरणा बताते हुए कहा कि बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। पीएम ने ड्रोन दीदी का जिक्र करते हुए कहा कि बदलाव तब आता है जब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। ये अवसर याद दिलाता है कि अगर आप अब भी योग से दूर हैं, तो अब योग से जुड़े। योग आपका जीवन जीने का तरीका बदल देगा। 21 जून 2015 में योग दिवस की शुरुआत के बाद से ही इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुके एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। और तेज का प्रेम
लालू की नाराजगी। क्या है ये पूरी कहानी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेज प्रताप यादव को RJD से निकाल दिया गया है। राजद सुप्रीमो और तेज प्रताप के पिता लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात का ऐलान किया। उन्होंने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए और इसके साथ ही मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बड़े बेटे से नाराज लालू यादव का कठोर फैसला। बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी परिवार से निकाला। रिलेशनशिप पोस्ट से मचा था बवाल। अपने अलग अलग अंदाज से हमेशा चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा लालू यादव के बड़े सुपुत्र के प्रेम संबंध के खुलासे को लेकर हो रही। बेटे का प्रेम सामने आया तो लालू प्रसाद यादव इस कदर खफा हुए कि पार्टी से तो निकाला ही, बेटे को बेघर भी कर दिया। दरअसल शनिवार को तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट का एक पोस्ट वायरल हुआ। इसमें लिखा गया था कि 12 साल से अनुष्का यादव के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ। इसी के साथ तेज प्रताप की नए रिलेशनशिप की चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट करते हुए सफाई दी कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया था। अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। लेकिन मामला जब पिता तक पहुंचा तो गुस्साए लालू ने अपने बेटे पर बड़ा एक्शन ले लिया। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया X पर दी है। लालू ने X पर पोस्ट कर लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। हमेशा अपने भाई के साथ खड़े दिखने वाले तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव भी लालू यादव के फैसले के समर्थन में दिखाई दिए। जबकि बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने चुटकी लेते हुए तेज प्रताप यादव को चमत्कारी पुरुष बताया। कहा, कभी बाबा बन जाते हैं, कभी साधु बन जाते हैं। हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है जो उनकी भावनाएं थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है।
तेज प्रताप जी चमत्कारी पुरुष हैं, कभी बाबा बन जाते हैं, कभी प्रेमी बन जाते हैं, कभी साधु बन जाते हैं। उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। वो बड़े पुत्र हैं उस परिवार के, उनकी उपेक्षा हुई है उस परिवार के अंदर। उनको इन्हीं नौटंकियों में फंसा करके उनके परिवार के लोगों ने उनका शोषण किया है। तेज प्रताप रिश्तों को लेकर पहले भी विवादों में रहे हैं, लेकिन कभी ना तो घर से निकाले गए, ना ही पार्टी से। लेकिन इस बार तो पिता के साथ साथ भाई भी नाराज है। मुद्रेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।